ग्रोथ रखते हैं कि क्लाइमेट और डेवलपमेंट दोनों को साथ लेके चलते हैं। जिस तरह से एक हमारे लिए वैश्विक स्तर पर पहुंचने का बहुत बड़ा ये माध्यम विश्व का हित होगा और विशेषकर आगे बढ़ने वाले और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास और मेहमान हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर संजय पांडे, आप स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही चर्चा में हमारे साथ प्रोफेसर मनीष दबाड़े भी जुड़ रहे हैं, आप भी इसी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में मेरा सबसे पहला सवाल, G20 प्रेसिडेंसी के मायने क्या है? देखिए, पिछले 3 सालों से विश्व एक बड़े कठिन दौर से गुजर रहा है। पहले तो कोरोना महामारी थी, पिछले 1 साल से रूस और यूक्रेन का युद्ध है, उसके कारण खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ है, ऊर्जा का संकट उत्पन्न हुआ है, जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनका संकट उत्पन्न हुआ है और इसके अलावा भी अन्य प्रकार के संकट हैं जो और लंबे काल से चले आ रहे हैं। पर्यावरण की समस्या, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और अन्य विश्व के अन्य हिस्सों में भी तनाव है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, वैश्विक आतंकवाद एक बड़ी भारी चुनौती रहा है। इन सब के बीच आज जब भारत को अध्यक्षता मिली है तो ऐसी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि ये संकट विकासशील देशों के लिए अधिक विकट है, क्योंकि उनके पास संसाधन कम हैं इनसे निपटने के लिए। तो ऐसी आशा की जा रही है कि भारत के नेतृत्व में विकासशील देशों के जो भी हित हैं उन पर अधिक चर्चा होगी और इस विषय में कुछ परिणाम निकलेंगे जिससे विश्व का हित होगा और विशेषकर आगे बढ़ने वाले विकासशील देशों का हित होगा। ठीक है, प्रोफेसर मनीष, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? G20 अगर हम इस समूह को देखें, इसके इतिहास को देखें, सो इट केम एज एन इकोनॉमिक ग्रुपिंग एंड द आइडिया वाज देयर आर मेनी challenges with which the so called very developed western countries could not easily manage, so they wanted more and more participation of the developing countries of the global south, so called global south. So I think it is a wonderful opportunity for India to really share its own concerns and the concerns of the global south via the G20. So I think it's a very important milestone in India's diplomacy, and there are many other advantages, many other issues which I'm sure are part of the discussion, but I think it is a historic opportunity, and चाहे वो प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी या G20 शेरपा है, so I mean one of the very important things which they have been regularly saying is that G20 is actually a once in a lifetime opportunity for India to project its ideas, to project its values, and what sort of leadership role is India willing to play to manage and to offer solutions to global problems. I think that is what we really need to understand about the importance of G20 in these times. सीधा सवाल मेरा स्टूडेंट से, कितनी बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए G20 की अध्यक्षता? As a student of international study here in JNU, many of the international organizations like United Nations, World Bank, and IMF, they are created for the serving the interests of the West, the developed nation. But it's now a high time. India got the opportunity as a president of G20, so we should push for the reform at international organizations like UN and World Bank and IMF. So, as a leader of the global South, India must. I mean, as a student, I will ask our government to must push for the reform of the international organizations like United Nations and World Bank and all. ओके, कोई और पीछे से? हम बैलेंस्ड ग्रोथ रखते हैं कि क्लाइमेट और डेवलपमेंट दोनों को साथ लेके चलते हैं। जिस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, उसमें जितना भी ये ग्लोबल वार्मिंग हुआ है डेवलप कंट्रियों की से, तो उनका ज़्यादा इम्पैक्ट आज हम डेवलपिंग कंट्रीज पे दिख रहा है और उसका भुगतान भी आज हमें करना पड़ रहा है। जैसे क्लाइमेट एग्रीमेंट्स है, उनमें भी हमें हमारा देना पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग का हिस्सा, तो इसी चीज में हम भुगत रहे हैं। समझ गए हम, लेकिन देखिए इन सब के साथ साथ जैसा कि इन्होंने जिक्र किया कि जो हमारा लोगो है उस पे वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र किया गया है, जो कि भारत की ये परिकल्पना है कि पूरा विश्व एक परिवार का रूप है और इसमें एक धरती एक भविष्य, तो ये जो तमाम सारी बातें इसमें कही गई, तो चूंकि ये तो भारत की संस्कृति रही है, आपको लगता है कि G20 एक मंच है और उसमें भारत की जो अध्यक्षता है वो एक बहुत प्रभावी मंच है भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत की परंपरा को वैश्विक रूप पर पहुंचाने का? निश्चित रूप से मेरे ख्याल से ये बहुत ही बड़ा मंच है। जैसे कि G20 को सरकार के द्वारा और हम सभी के द्वारा एक त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है, और जैसे आपने संस्कृति की बात करी, हाल ही कुछ समय पहले जो पहला G20 का एम्प्लॉयमेंट हुआ था वो जोधपुर जैसे शहर में वेस्टर्न राजस्थान में हुआ, और क्योंकि मैं उसी शहर से आता और मैं वहाँ पे था, तो मैंने देखा कि किस तरह से लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और लोग बहुत आत्मविश्वास के साथ में इसे एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं कि हाँ, जिस तरह शायद दिवाली और होली होता है उसी रूप से एक हमारे लिए वैश्विक स्तर पर पहुंचने का बहुत बड़ा ये माध्यम है, बहुत बड़ा मंच है। अभी हाल ही केरला के अंदर
एक ऐसा ही हुआ। तो इस तरह से हम संस्कृति, भारत दुनिया को हमारे देश में बुलाकर अलग अलग शहरों में ले जाकर उनकी संस्कृति को बताता है, उन्हें ये बता रहा है कि किस तरह भारत के रिमोट एरियाज़ के अंदर भी विकास हो रहा है या क्या संभावनाएं आने वाले समय में हमारे सामने हैं। तो इसके लिए युवा पीढ़ी के तौर पे भी हम यही देखते हैं कि एक संख्यातीत संभावनाएं हम सभी के सामने, और मेरे ख्याल से आने वाले जो हमारे पास एक साल है, इसमें जो भारत की अपॉर्चुनिटीज रहेगी, जिस तरह से भारत आगे जाता है, इट विल बी श्योरली अ स्टेपिंग स्टोन फॉर इंडिया टू प्रोबेबली बिकम, एज वी से, द विश्व गुरु इन द कमिंग टाइम्स। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, ऐसे जो दुनिया के बड़े शक्ति संपन्न देश हैं, ऐसे कुल 20 देश हैं जो कि G20 के सदस्य देश हैं। और जैसा कि जिक्र किया, तो जो आंकड़े उनके पर यदि गौर करें तो भारत के 50 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा बैठकों की मेजबानी भारत कर रहा है G20 पर जो आयोजित हो रही है, और उसमें भी अलग अलग विषयों पर विचार मंथन हो रहा है। पर्यावरण का जिक्र यहां पर इन्होंने किया, और चूंकि भारत की संस्कृति रही है प्रकृति पूजा की, तो इसके जरिए क्या संदेश जाता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्या संदेश जाता है पर्यावरण जो निर्मित जो चुनौतियां हैं उसको सुधारने के लिए, इस पर कोई अपनी बात रखेगा? जैसे कि यहाँ जिक्र हुआ कि मेरे दोस्तों ने जिक्र किया, हमें पर्यावरण के बारे में हम अपने ख्याल एक विश्व स्तर पर रख रहे हैं। तो पर्यावरण का जो इन्वायरमेंटल डिप्लोमेसी है, उसमें 2 मुद्दे हमें जाहिर दिखते हैं कि जो ग्लोबल नॉर्थ डेवलप्ड कंट्रीज है, दे आर ट्राइंग टू डोमिनेट द डेवलपिंग कंट्रीज इन अ वे ऑफ टेक्नोलॉजी, दे हैव द टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस देयर कार्बन एमिशंस व्हिच ग्लोबल साउथ डजंट हैव। सो दे आर ट्राइंग, ग्लोबल साउथ इज ट्राइंग टू नेगोशिएट डील्स विद देम कि जो टेक्नोलॉजी है वो अपने पास आ जाए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू। एंड दूसरा जो मुद्दा है वो फंडिंग का है कि हमें कार्बन एमिशंस अगर रिड्यूस करने हैं तो वी वांट फंड्स, मोर फंड्स व्हिच ग्लोबल नॉर्थ कैन गिव। तो ये जो एनवायरमेंटल या पर्यावरण के विषय में हम बात कर रहे हैं, तो भारत एक विश्व स्तर पर एक लीडर की तरह हमें दिखता है कि हमने सोलर अलायंस शुरू किया, फिर हमने वन ग्रिड वन इनिशिएटिव शुरू किया है, हमने सीडरी नाम का CDRI जिसमें डिजास्टर रिजाइलेंस की बात होती है। इस तरह की विविध हम टाइप्स की डिप्लोमेसी कर रहे हैं जिसके थ्रू एक सस्टेनेबल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट सामने आ जाए। तो G20 हमारे स्तर पर भारत के लिए भी और जो भी तमाम G20 कंट्रीज है, इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि एक एनवायरमेंटल मॉडल सस्टेनेबल तरीके का हम विश्व के मंच पर रखें, जिसके थ्रू हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में तय किए थे, उनके तरफ हम कैसे कदम आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, ऊर्जा के प्राकृतिक संसाधनों का सही इस्तेमाल करने को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री को सम्मानित भी किया जा चुका है, और उसमें भारत के जो प्रयास है वो दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी साबित हो रहे हैं। आपको लगता है कि निश्चित रूप से जब हम चूंकि अध्यक्ष के रूप में हैं, तो हम और ज्यादा प्रभावी काम कर पाएंगे, ताकि आने वाले समय में भी भारत के इन प्रयासों को विश्व याद रख सकेगा कि प्राकृतिक और पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो हमारे प्रयास थे वो बहुत ही सराहनीय रहे? नहीं, बिल्कुल, इसमें मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ें इसमें ध्यान रखने की मतलब ज़रूरत है कि सबसे पहले चीज़ और मुझे लगता है कि एक ऐसा ऐतिहासिक लम्हा है जिसे हमें नहीं खोना चाहिए, और जहाँ तक हो पाए, जितने अच्छे तरीके से हो पाए, हमें भारत को रिप्रेजेंट करना चाहिए इस मंच पे। देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक G20 प्रेसिडेंसी के जो अलग अलग इसमें क्लाइमेट चेंज आ जाता है, एक कोविड आ जाता है और एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। ये तीनों अगर हम देखें तो ये 3 एक ऐसी चीज़ है जो इस पे हम एक साथ इस G20 के मंच से एक साथ एड्रेस कर सकते हैं। और जिस रोल में भारत अभी है और जिस स्थिति में भारत है, जैसे हमने देखा है जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, इस तरह की समस्याएं सिर्फ उस यूरोपीय महादेश तक या उन देशों तक सीमित नहीं है, उनके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो उन देशों से बाहर हैं। और जिस तरह से हमने देखा भारत से किस तरह से ये उम्मीदें बनी हुई हैं कि भारत एक मीडिएटर के तौर पे या एक ऐसे देश की तरह काम करे जिससे कि ये युद्ध खत्म हो, इस तरह कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो। यूक्रेन की आई थिंक जो उनकी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर वो खुद इस समय भारत में आई हुई हैं। तो इन सब चीज़ों को देखा जाए तो मुझे लगता है कि इन सब चैलेंजेस को भारत बहुत बढ़िया से एड्रेस कर सकता है, और G20 एक ऐसा मंच है जहाँ से हम तीनों चैलेंजेस को बहुत बेहतरीन तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, और हम ये देख रहे हैं कि वैश्विक इसको कैसे हो सकता है ये हमें जो इंडिया जैसे चाइना ने अपना पोलैरिटी बढ़ाया, इकोनॉमिक ग्रोथ अपना किया है, जो इकोनॉमिक उसने उसने 1980s के बाद उसने जो स्टेप्स लिए हैं वो अब इंडिया को भी बहुत अच्छे से लेना पड़ेगा। साथ साथ में इंडिया जो अभी कर रहा है, जितने अचीवमेंट्स जो हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट कर रही है उसे और सस्टेनेबल वे में लेके जाना पड़ेगा, और एक टाइम फ्रेम और पर्पस ड्रिवन लीडरशिप जो हमारी है उसे पर्पस ड्रिवन के साथ हमें आगे चलना पड़ेगा। तब जाके ये इंडिया एक बाइपोलैरिटी की तरफ इंटरनेशनल ऑर्डर जा रहा है, वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ हमें लेके जाना पड़ेगा, वो उस पर हमें वर्क करना पड़ेगा। जहाँ तक भारत के विश्व गुरु बनने की बात है तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और G20 जैसे मंच की मेजबानी कर रहे हैं। ये भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक मौका है, और भारत एक न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम कह सकते हैं कि दुनिया में आने वाले समय में भारत एक मेजर सुपर पावर के रूप में उभरेगा। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हुई और आज हम ऐसे दौर में हैं जहाँ आपकी कोरोना देखेंगे हम लोग रैंक काफ़ी नीचे है, तो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन टाइप से होना चाहिए, जैसे कि कैश ट्रांसफर स्कीम्स हैं, फिर जाके और जो PDS डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये सब सही है, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए जैसे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए अगर परमानेंट उन प्रॉब्लम्स को मतलब सॉल्व करना है परमानेंटली, क्योंकि ये जो कैश ट्रांसफर स्कीम्स है ये एक टेम्पररी पीरियड के लिए, आप कब तक किसी को कैश देते रहेंगे या खाना डेली उसको खिलाएंगे। वैश्विक स्तर पर आपको हम जगह नहीं देंगे। एक बहुत अच्छी बात मैं कहना चाहूँगा जहाँ से ये वर्स आता है,
कि ऋग्वेद में रिपब्लिक ये वर्ड 40 बार यूज होता है, गणराज्य ये शब्द 40 बार ऋग्वेद में यूज होता है। तो हम गंगोत्री है इस विचारधारा की कि हम एक्सट्रीमिज्म में बिलीव नहीं करेंगे, तो ये हमें वैश्व तक पहुंचाना पड़ेगा। मेरा सुझाव एक ये भी है कि जो आतंकवाद की परिभाषा है, आज तक वो परिभाषा ही निश्चित नहीं हो पाई है। जो फंडामेंटल्स हैं वही निश्चित नहीं हो पाए हैं। आप यूएन का चार्टर उठा के देख लीजिए या उनके घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए, आपको कहीं भी आतंकवाद की परिभाषा नहीं मिलेगी जिस पे सब देश सहमत हों। तो मैं ये मानता हूं कि जो रास्ता होता है कि वहाँ पे बेरोजगारी को खत्म करना, तो ये G20 की जो अध्यक्षता भारत को प्राप्त हुई है, उससे हमारे देश में जो प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, FDI की, वो FDI काफ़ी मात्रा में आएगा, क्योंकि एक जो ऐसी अन्य जगहों पे भी यूनिवर्सिटीज बननी चाहिए, अलग अलग राज्यों में बननी चाहिए, ताकि एक जो जेंडर गैप है या जैसे स्किल गैप है, इन चीज़ों को मिनिमाइज करके हम मैक्सिमम लोगों को एक अम्ब्रेला के अंडर लाके और देश के सतत विकास की बात करें। निश्चित रूप से आज का युवा भविष्य का निर्माता है, और जिस तरीके से G20 की अध्यक्षता का निर्वहन भारत कर रहा है और जो प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, हम उससे ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम विश्व को एक बेहतर स्थान, जो कि रहने की एक बेहतर जगह होगी, वो हम बना पाएंगे, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम का जो मंत्र है, इसको निश्चित रूप से हम सभी मिलकर साकार करेंगे। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने हम इस डिबेट की चर्चा कर रहे थे, और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो युवा है उसमें इतनी सामर्थ्य होती है कि यदि वो अपनी दोनों भुजाएं किसी दिशा की तरफ खड़ा होकर फैलाकर खड़ा हो जाए तो बड़े से बड़े चक्रवात भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। इस उम्मीद के साथ कि भारत की G20 की अध्यक्षता भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के विकास में सहायक होगी, इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद ये कार्यक्रम देखने के लिए।